नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी आज दिन भर की बड़ी खबरों की, प्रदेश की। खासकर बात करेंगे कृषि कानून पर मचे सियासी घमासान के बारे में। एक और राहुल ने किसानों पर अत्याचार इसे बताया है, तो बेनीवाल ने गठबंधन को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। और बताएंगे पंचायती राज के तीसरे चरण के चुनावों के बारे में। कल सुबह 7:30 बजे से वोटिंग होगी। और साथ ही बात करेंगे फीस को लेकर अभिभावकों के हल्ला बोल की, और साथ ही चूरू के चांडालों की बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान पर। महारो राजस्थान शुरुआत करते हैं गांव री गवर्नमेंट से। कल जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण का चुनाव है। वोटिंग के लिए कुल 7,964 मतदान केंद्र बनाए गए। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांव री गवर्नमेंट का तीसरा चरण। तैयारी पूरी है गांव री गवर्नमेंट के तीसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के इस चरण के मतदान में कुल 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग। 1 दिसंबर को तीसरे चरण का चुनाव। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों के लिए चुनाव और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 57,09,120 मतदाता, 29,48,047 पुरुष मतदाता, 27,61,052 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर्स मतदाता हैं। 20,000 ईवीएम से होगा मतदान। मतदान के लिए 7,964 मतदान केंद्र, 40,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांव री गवर्नमेंट के इस चरण का चुनाव कहां-कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में मतदान है। अब बारी जनता की है। मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और इस बीच कुम्हेर में पक क्या रहा है, इस सवाल पर कांग्रेस की अंदरूनी सियासत गर्म है। दरअसल डी कुम्हेर के 65 वार्डों के लिए विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को मैदान में उतारा है, निर्दलीय, बिना पार्टी के सिंबल के, और दावा यह कि दोनों नगर पालिका में बोर्ड बनाकर पार्टी को गिफ्ट करूंगा। निकाय के रण में विश्वेंद्र पॉलिटिक्स। विश्वेंद्र का नो टू सिंबल फार्मूला। निकाय के रण में हो क्या रहा है, कुम्हेर में पक क्या रहा है। जी हां, डी कुम्हेर में जो चल रहा है उसके बारे में बड़े बड़े सियासी पंडित भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जिस तरह से विश्वेंद्र दावा कर रहे हैं, उससे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में विश्वेंद्र हैं या विश्वेंद्र में कांग्रेस है। ये सवाल क्यों है, जरा इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। दरअसल भरतपुर जिले की डीग और कुम्हेर नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। ये सभी उम्मीदवार विश्वेंद्र सिंह के इशारे पर निर्दलीय उतरे हैं। साफ है ये सभी विश्वेंद्र के चहेते हैं। विश्वेंद्र ने किसी भी सीट पर एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर नहीं उतारने दिया। सियासी हलकों में इससे विश्वेंद्र सिंह का खुद की ताकत दिखाने से जोड़कर देखा जा रहा है।
लेकिन विश्वेंद्र सिंह की दलील कुछ और है। पहले बात हो चुकी थी कि सिंबल केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए ही देंगे, ये रणनीति का हिस्सा है। अब जरा इस सियासी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। डीग नगरपालिका के 40 और कुम्हेर नगरपालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस के सिंबल पर एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को निर्दलीय मैदान में उतारा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि वो कांग्रेस को दोनों ही नगरपालिकाओं में बोर्ड बना पार्टी को गिफ्ट करेंगे। विश्वेंद्र के इसी दावे ने कांग्रेस और सियासी समझदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। बगावत के समय विश्वेंद्र सिंह सचिन के साथ थे, इस वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। निकाय चुनाव के जरिए वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों नगरपालिकाओं के 65 वार्डों में पार्षद कांग्रेस उम्मीदवार की जगह विश्वेंद्र सिंह के फोटो पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस में विधायकों की सिफारिश पर ही पार्षदों के टिकट दिए गए थे, लेकिन निकाय चुनाव के लिए भरतपुर के पर्यवेक्षक विधायक गोपाल मीणा और पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी देखते ही रह गए और विश्वेंद्र सिंह ने सिंबल किसी उम्मीदवार को दिए ही नहीं। साफ है, निकाय के रण के जरिए विश्वेंद्र अपनी पार्टी के प्रति अपनी आस्था तो दिखाना चाहते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जमीनी ताकत की भी नुमाइश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिल्ली में किसानों के बड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसानों को संदेश दिया तो विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम बोले, नए कानून में कुछ खामी हो सकती है, लेकिन यह किसानों को नए विकल्प देता है। मोदी ने कहा कि कल तक किसानों को छलने वाले आज किसानों को भड़का रहे हैं। नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था। विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा। हमें याद रखना है, ये वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक किसानों के साथ लगातार छल किया है। साथियों, जब इतिहास छल का रहा हो, तब दो बातें बड़ी स्वाभाविक है। पहली ये कि किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। और दूसरी ये कि जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है। देश भर में कृषि कानून को लेकर घमासान मचा है। एक और किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। राजनीतिक दल भी एक्टिव हो गए। राहुल ने आज ऑन कैंपेन में केंद्र पर हमला बोला। वहीं हनुमान बेनीवाल ने केंद्र से किसानों की बात मानने को कहा, नहीं तो गठबंधन से अलग होने की बात कही। देश की शक्ति की रक्षा होती है, देश की शक्ति किसान है। सवाल उठता है कि आज किसान सड़कों पे क्यों है, हजारों किलोमीटर दूर से चल के क्यों आ रहा है, ट्रैफिक क्यों रोक रहा है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 3 कानून किसान के हित में है। अगर ये कानून किसान के हित में है तो किसान इतना गुस्सा क्यों है, किसान खुश क्यों नहीं है। भाई और बहनों, ये कानून नरेंद्र मोदी के 2-3 मित्रों के लिए है। ये कानून
किसान से चोरी करने के कानून है और इसलिए हम सबको मिलकर हिंदुस्तान की शक्ति के साथ खड़ा होना पड़ेगा, किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जहां भी ये किसान भाई हैं वहां जनता को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निकलकर इनकी मदद करनी चाहिए, इनको भोजन देना चाहिए और इनके साथ खड़ा होना चाहिए। उसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पहले जो तीनों कृषि बिल केंद्र की सरकार लेके आई है, इनका विरोध मैंने किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़कों पे भी। और आज मैंने अमित शाह जी जो एनडीए के चेयरपर्सन हैं उनको ट्वीट के माध्यम से और पत्र लिखी मांग करी है कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो एनडीए को समर्थन दे या नहीं दे जारी रखे, इस पर पुनर्विचार पार्टी करेगी। और हम किसानों के साथ हैं, आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे, किसान कौम को जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम किसानों के साथ हैं। और इसमें शीघ्र प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को इन किसानों से वार्ता करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर इनको जो धरना स्थल है वो देने की जो मांग करें उसमें करना चाहिए, जगह देनी चाहिए। और तीसरा, इनके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और किसी तरह की बेहूदगी अगर सरकार ने किसानों के साथ की तो पूरे देश का किसान सड़कों पर होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। ये मेरी अंतिम चेतावनी दिल्ली की सरकार को है कि कृषि बिलों को गंभीरता से ले, ठंड के अंदर संघर्ष करें, किसानों को बचाएं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें, अन्यथा आरएलपी एनडीए से अपना समर्थन वापस लेने का विचार कर रहा है। और अब बात करते हैं उस खबर की जिससे बेखबर रहने का जोखिम आप कभी नहीं उठा सकते। लेकिन कोरोना काल में स्थिति बड़ी खराब हो गई। अब स्थिति यह है कि 100-150 यूनिट ब्लड है। अगर यही स्थिति रहेगी तो अगले 2-3 दिन में थैलेसीमिया के बच्चों को या कोई एक्सीडेंटल केस आएगा, उनको कोटा ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पाएगा। ब्लड डोनेशन में टॉप पर रहने वाला कोटा अब खून की किल्लत झेलने को मजबूर है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ब्लड बैंक में खून का टोटा हो गया है। कई ग्रुप के ब्लड तो खत्म होने की कगार पर हैं। किल्लत की कहानी आंकड़ों की जुबानी। कोटा में रोज 70 से अधिक यूनिट ब्लड की खपत होती है। एमबीएस के ब्लड बैंक में सिर्फ 300 यूनिट खून ही बचा है, यानी सिर्फ 4 दिन का खून ही बचा है। और ये हाल तब जब कोटा में बार बार रक्त की जरूरत वाले 750 थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। हीमोफीलिया के करीब 50 मरीज हैं। दिवाली के बाद में कैंप कम हुए हैं, अभी से हमने अभी वापस कैंप लगाना शुरू करवा दिया है और कंटिन्यू कैंप आते जाएंगे तो हमारा स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। अभी थैलेसीमिया मरीजों को बराबर उपलब्ध हो रहा है। अब इस किल्लत की वजह भी समझ लीजिए। दिवाली के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना कम हो गया है। कोरोना के खौफ से लोगों के मन में डर बैठ गया है, जिससे कोटा में ब्लड डोनेशन कैंप बंद हो गए हैं। यानी स्थिति गंभीर है, लेकिन एमबीएस अस्पताल अधीक्षक को भरोसा है कि संस्थाओं की मदद से रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। 5-7 लोग जो मेजर डोनर्स हैं उनको बुलाया आईएमए हॉल के अंदर। हम चर्चा करेंगे कैसे इसका ट्रैक डाउन सिस्टम बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास रहे और मरीजों को जो एक्सीडेंट मरीज है, डिलीवरी पेशेंट हैं, थैलेसीमिया रोगी हैं, इनका इनएविटेबल है, इनको ब्लड चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल में ब्लड के लिए भटक रहे मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन हो और लोग कोरोना की गाइडलाइन के तहत ब्लड डोनेट करें, ताकि ब्लड के लिए लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अभिभावक सभी का। कोरोना से प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई भले ही बंद हो, लेकिन अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच की लड़ाई जारी है। मुद्दा है फीस का। निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर अभिभावक संघ अब आर पार के मूड में है, तो स्कूल संचालक भी हटने को तैयार नहीं है। अभिभावकों की है ललकार, अब संघर्ष आर पार।
बंद पड़े हैं रोजगार, कहां से लाएं फीस अब की बार। नो स्कूल नो फीस। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच की जंग जारी है। पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर स्कूल संचालक धरना दे रहे थे, तो अब अभिभावकों ने यहां से आंदोलन का आगाज किया है। आज से ही संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले यहाँ पर अभिभावकों ने सामूहिक धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे अभिभावकों की यही मांग है कि नो स्कूल और नो फीस, जो कि इनकी मुहिम भी है, और लगातार ये जो स्कूल संचालकों की जो मनमर्जियां रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। सरकार के अंदर 15 सूत्री मांगे हमने सारे उसके अंदर भेजी हुई है, और उन सब के बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें परेशान होकर स्कूल प्रशासन जिस तरीके से अभिभावकों के साथ पेश आ रहा है और फीस मांगने के लिए दबाव बना रहा है, तो मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब अभिभावकों के आंदोलन की वजह समझिए। कोरोना काल में बंद निजी स्कूलों की 20% ही ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए, ऑनलाइन क्लास की गाइडलाइन जारी की जाए, 2016 के फीस एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए, प्रत्येक स्कूल सभी तरह की फीस वृद्धि पर 5 साल तक रोक लगाएं। गौरतलब है कि शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान स्कूल संचालकों ने दावा किया था कि 70% स्कूल फीस के लिए सरकार राजी हो गई है। किस मानवता के आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर उन्होंने आंदोलन किया, सवाल तो उसके ऊपर है। जब अभिभावक उनसे बात करने जा रहा था, जब तो उन्होंने द्वार बंद कर रखे थे, दादागिरी दिखा रहे थे। कोर्ट ने जो 70% ट्यूशन फीस, जिसको बारंबार आज स्कूल जो है वो फीस मांगे जा रही है, नोटिस दिए जा रही हैं, और उसमें एक बहाना ये बनाया है कि सरकार की तरफ से उन्हें यह इंश्योरेंस मिला है कि वो 70% फीस ले, वो बिल्कुल सर्वथा विधि विरुद्ध गलत है, क्योंकि उस ऑर्डर को स्टे किया जा चुका है। अभिभावक समझौते की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में जो जिस तरह के हालात उपजे हैं उससे परेशान हैं, आर्थिक रूप से अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सरकार के समक्ष भी रख रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। नए कृषि कानून के बाद केंद्र सरकार का दावा है किसान पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन जब राजस्थान के किसानों ने बाजरे की उपज हरियाणा में बेचने की कोशिश की तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बाजरे की बिकवाली पर बवाल। हरियाणा का राजस्थान से बाजरा खरीद से इनकार। कांग्रेस का पलटवार, एक देश एक मंडी पर सवाल। बाजरे पर हरियाणा राजस्थान क्यों? जी हां, किसानों के बाजरे की बिकवाली पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। राजस्थान में किसानों को बाजार भाव पर बाजरा बेचना पड़ रहा है, तो हरियाणा में एमएसपी पर बाजरे की खरीद हो रही है। बाजार भाव और एमएसपी में दोगुने का अंतर है, लिहाजा राजस्थान के किसानों ने हरियाणा में बाजरा बेचना शुरू किया, तो हरियाणा के सीएम ने राजस्थान के किसानों का बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। किसान नेता रामपाल जाट और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन सवाल कर रहे हैं कि बाजरे की एमएसपी पर खरीद में दो तरह की नीति क्यों? अपना बाजरा बेचना पड़ रहा है 1100, 1200, 1300 रुपए प्रति क्विंटल में। इसका कारण है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होना। वहीं यही बाजरा हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। वहां के किसान को 1 क्विंटल बाजरा का 2150 रुपए मिलने का रास्ता प्रशस्त किया हुआ है। गवर्नमेंट है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाजरा खरीदे सपोर्ट प्राइस पर, तो सपोर्ट प्राइस तो ज़्यादा है और यहाँ मार्केट रेट से बिक रहा है। हमारे यहाँ 40 लाख टन हुआ है, पर हमारी सरकार को या हमारे किसान को ये छूट नहीं है
तो किसान वहाँ लेके जाता है। या तो भारत सरकार झूठी है जो ये कहती है कि किसान कहीं भी ले जाके अपना माल बेच सकता है, और या फिर ये गलत कर रहे हैं जो खट्टर साहब हैं। केंद्र सरकार एमएसपी की दर तय करती है और खरीद की अनुमति भी देती है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। प्रदेश में इस साल करीब 43,64,000 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या प्रदेश सरकार की ओर से एमएसपी पर बाजरे की खरीद का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था? अगर नहीं तो फिर अन्नदाता को हो रहे नुकसान का जिम्मेदार कौन है? साथ ही सवाल ये भी कि जब एक देश एक मंडी की बात कही गई तो हरियाणा सरकार राजस्थान के किसानों का बाजरा खरीदने से इनकार क्यों कर रही है? क्या बाजरे के बहाने सियासत चमकाई जा रही है, जिसका खामियाजा अन्नदाता को भुगतना पड़ रहा है? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद बात चूरू के चांडालों की।